हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आई है उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके साइंस रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, GSLV-M के तृतीय का कार्योजेनिक इंजन किस नाम से जाना जाता है? GSLV-M के 3 का कार्योजेनिक इंजन जो है ना CE-20 के नाम से जाना जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 किस वर्ष लॉन्च किया गया? भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसरो द्वारा विकसित पहला पुनः प्रायोगिक अंतरिक्ष यान कौन सा है? इसका नाम है RLBTD। ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेगा सुगा। चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा, नाविक NAVIC भारतीय क्षेत्रीय नौवाहक उपग्रह प्रणाली कितने उपग्रहों का समूह है? तो ये कुल 7 उपग्रहों का समूह है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखेगा, भारत के चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का नाम क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का नाम था विक्रम। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो गाइस, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना ये तारापुर में स्थापित किया गया था। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कहाँ पर किया था? भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखेगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गैस, 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, UN का पूरा नाम क्या है? UN का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 12वां क्वेश्चन देखेगा, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन।
13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सो गाइस जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पिन का पूरा नाम क्या है? तो गाइस पिन का पूरा नाम होता है व्यक्तिगत पहचान संख्या। 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। एलईडी का पूरा नाम क्या है? सो गाइस एलईडी का पूरा नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 21वां क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, संस्कृत में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? संस्कृत में लिखित प्रथम महाकाव्य है रामायण। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? सो गाइस गबन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? सो गाइस गीतांजलि जो है ना ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25वां क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है ना गाइस ये लिखी गई है अवधी भाषा में। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां से आपके साइंस के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण, कृषि सुधार, औद्योगिक उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, डीएनए पुनः संयोजन प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त मुख्य एंजाइम कौन सा है? डीएनए पुनः संयोजन प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त मुख्य एंजाइम है लिगेस। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, क्लोनिंग के लिए सामान्यतः किस जीवाणु का प्लाज्मिड प्रयोग किया जाता है? क्लोनिंग के लिए सामान्यतः किस जीवाणु का प्लाज्मिड प्रयोग किया जाता है? ई कोलाई। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, बीटी कपास में बीटी का क्या अर्थ है? तो बीटी कपास में बीटी का अर्थ होता है वेसिलस थुरिजिएसिस। थोड़ा सा कठिन नाम है। ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी लैंग्वेज जो है वो कठिन है थोड़ी सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो यह प्रयोग किया जाता है डीएनए प्रकृति बढ़ाने के लिए। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद कौन सा था? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद था इंसुलिन। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों का मुख्य लाभ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों का मुख्य लाभ है उपरोक्त सभी, कीट प्रतिरोधक क्षमता, अधिक उत्पादन, कम लागत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सी जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सी जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है? इंटरनेट नेटवर्किंग। इंटरनेट नेटवर्किंग 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, डीएनए की संरचना की खोज है जो ये किसने की थी? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीएनए की संरचना की जो खोज जो है ना ये वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है जीन का कार्य क्या होता है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीन का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात होता है 3:1। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, एक्स वाई गुणसूत्र किस लिंग को निर्धारित करता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्स वाई गुणसूत्र जो है ना ये पुरुष के लिंग को निर्धारित करता है। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हीमोफीलिया जो है ना लिंग से जुड़ा पुनरावर्ती ये आनुवांशिक विकार है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए विकासवाद का सिद्धांत जो है ना ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 42वां, जीवों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? जीवों की उत्पत्ति पुस्तक जो है ना चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, लैमार्कवाद के अनुसार जीवों का विकास किस आधार पर होता है? लैमार्कवाद के अनुसार जीवों का विकास प्रयत्न और प्रयोग के आधार पर होता है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ना ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। तो चार्ल्स डार्विन 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, होमोसेपियंस की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति जो है ना ये 2 लाख वर्ष पहले हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 46वां क्वेश्चन का, वनस्पति जगत को कितने मुख्य समूह में बांटा गया है? देखिए वनस्पति जगत को कुल 4 मुख्य समूह में बांटा गया है। तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो गाइस शैवाल का अध्ययन जो है ना फाइकोलॉजी कहलाता है। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वायोफाइटा को किसका अग्रज कहा जाता है? देखिए वायोफाइटा को किसका अग्रज कहा जाता है? स्थलीय पौधों का। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सबसे ऊंचे पौधों का वर्ग कौन सा है? तो सबसे ऊंचे पौधों का वर्ग है जिम्नोस्पर्म। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, एंजियोस्पर्म में बीज किससे ढके होते हैं? तो एंजियोस्पर्म में बीज जो है ना ये फल से ढके होते हैं। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। 3 वर्ग दिए गए हैं, कुत्ता, जानवर और बिल्ली के लिए उपयुक्त वेन डायग्राम क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोशिश कीजिए आप आंसर देने की कमेंट बॉक्स में। 3 वर्ग दिए गए हैं, कुत्ता, जानवर और बिल्ली के लिए ये उपयुक्त वेन डायग्राम क्या बनेगा? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और जो बिल्ली हैं ये दोनों अलग जानवर हैं। ठीक है, लेकिन जानवर में ये सम्मिलित हो गए हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए यहां पर 3 वर्ग दिए गए हैं, स्त्री, मां और शिक्षक, इसके लिए उपयुक्त वेन डायग्राम क्या होगा? देखिए मां और शिक्षक पूरी तरह से स्त्री में सम्मिलित है, मां और जो शिक्षक है ये पूरी तरह से स्त्री में सम्मिलित है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा वेन डायग्राम पक्षी, कौवा और कुत्ता के संबंध को दर्शाएगा? कौन सा वेन डायग्राम है? पक्षी सबसे बड़ा वृत्त है जिसमें कौवा सम्मिलित है और कुत्ता अलग है, क्योंकि पक्षी सबसे बड़ा होगा और पक्षी वाला जो व्रत है और पक्षी के व्रत में कौवा भी सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि पक्षी में कौवा भी सम्मिलित है, क्योंकि कौवा भी पक्षी है, ये व्रत में सम्मिलित। लेकिन जो कुत्ता है वो सबसे अलग है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस कीजिए आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फल, सेब और सब्जी के लिए उपयुक्त वेन डायग्राम क्या होगा? फल, सेब और सब्जी। देखिए फल जो है सबसे बड़ा है जिसमें सेब सम्मिलित है, फल जो है वो सेब की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन सेब जो है वो सबसे बड़ा है और सब्जी जो है वो अलग है, क्योंकि सब्जी का जो कॉम्बिनेशन जो है वो फल में नहीं होता है, क्योंकि सब्जी चीज जो है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पुरुष, पिता और इंजीनियर के लिए उपयुक्त वेन डायग्राम क्या होगा? पुरुष, पिता और इंजीनियर। अब देखिए पुरुष, पिता और इंजीनियर, देखिए पिता और इंजीनियर पूरी तरह पुरुष में सम्मिलित हैं, पिता और इंजीनियर ये पूरी तरह से पुरुष में सम्मिलित है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर वेन डायग्राम के प्रश्न अगर आपसे पूछ लिए जाएं एग्जाम में, तो आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सिंपल से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं प्रश्न आते हैं, अब आप कर लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 3, 4, 5, 6, 4 का अंतर हो गया, यहां पर 6 का अंतर हो गया, यहां पर 8 का अंतर हो गया, यहां पर 10 का अंतर हो गया, यहां पर कितने का अंतर होगा? 12 का अंतर। तो 30 और 12 कितना हुआ? 2, 3, 1, 4, यानी 42। आगे जो संख्या आएगी वो 42 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 3 है, 9 है, 27 है, 81, यहां पर कौन सी संख्या आएगी? 3 तिरका 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, और 81 तियां कितना होता है? 81 तियां कितना होता है? 3 एकम 3 और 24, तो कितना निकला? 243 निकला। 243 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 243। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है,
121 है, 144 है, 169 है और 196 है। तो 121 और 144 के बीच में कितने का अंतर होगा? चलिए लेस कर लीजिए आप लोग। 144 कर लिया और 121 कर लिया। 4 में से गया कितना बचा? 3। 4 में से 2 गया कितना बचा? 2। 23 का अंतर हो गया भाई। 23 हाँ 169 144 में कितने का अंतर होगा? 169 और 144 के बीच में कितने का अंतर? 9 में से 4 गया कितना बचा? 5 बचा। 1 2 3 4 5 बचा। 6 में से 4 गया कितना बचा? 2 बचा। तो कितने का अंतर हो गया? 25 का अंतर हो गया। यानी 2 का अंतर लग रहा है। 23 24 25 यहाँ 27 का अंतर हो जाएगा और आगे 29 का अंतर हो जाएगा। आगे 29 यानी अगर आप 196 प्लस 29 जोड़ते हो तो कितना होगा? 196 और 29 इन्हें ऐड कर दीजिए। कितना हुआ? 10 11 12 13 14 15 की 5 1 10 9 1 10 2 12 के 2 1 बचा यहाँ पर 1 1 2 तो 225 आ रहा है। तो 225 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 225 संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है और 25 दिया है। 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 2 3 4 2 3 4 3 का अंतर हो गया। आगे कितने का अंतर होगा? 5 6 7 8 9 5 का अंतर हो गया। इसी प्रकार से यह क्रम आगे भी चलेगा। 7 का अंतर हो जाएगा। यही क्रम आगे भी चलेगा। 7 8 9 का अंतर हो जाएगा। यही क्रम आगे भी चलेगा। 9 है 10 11 यानी 25 और 11 कितना हुआ? 5 1 6 2 1 3 36 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 36। तो 36 ये रहा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 2 है 5 है 17 है और 26 है। तो 2 है 5 है 17 है 26 है। 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 3 4 5 3 का अंतर हो गया भाई। 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर हो गया। आगे 7 का अंतर हो जाएगा। आगे 8 9 का अंतर हो जाएगा। आगे 11 का अंतर हो जाएगा। तो 26 और 11 कितना हुआ? 6 1 7 2 1 3 37 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 37। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 37। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स और प्लस का आपस में स्थान बदल दिया जाए, प्लस और इंटू और प्लस यानी गुना और प्लस का आपस में स्थान बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो 10 प्लस 2 है और इंटू 5 है। स्थान बदलना है तो यहाँ पर कर देते हैं 10 इंटू 2 प्लस 5 20 हो गया। 10 इंटू 2 कितना होगा? 10 इंटू 2 20 हो गया। और 20 और 5 कितना हुआ? 25 हुआ। तो 25 कहाँ पर है? 25 ये रहा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैंगो को NCOPH के रूप में कोड किया जाता, तो एप्पल को कैसे कोड किया जाएगा? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। मैंगो का कोड ये कैसे हो जाएगा? MN, चलिए 1 का अंतर हो गया। AC, चलिए 2 का अंतर हो गया। लेकिन N और M यहाँ पर M होना चाहिए, क्योंकि कोड जब आप करोगे ना, एप्पल का जब आप कोड करोगे तो एप्पल का कोड क्या बनेगा? क्योंकि 1 का अंतर होना चाहिए। चलिए मैंगो को लिख लेते हैं MANGO, MNAB। N के बाद क्या आता है? N के बाद O आता है भाई। चलिए O कर दिया। और G के बाद क्या आता है? G के बाद H आना चाहिए यहाँ पर। और O के बाद क्या आता है? O के बाद P आएगा। तो ये कोड बन रहा है। अगर इस हिसाब से अगर आप करते हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एप्पल का क्या कोड बनेगा? APPLE। ध्यानपूर्वक देखिए, हमारी बात को सुनेगा। ABQQLMEF, तो ये कोड बन रहा है BQQMF। लेकिन इस हिसाब से ये वाला जो कोड आप देख रहे हो ये कोड नहीं बन रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से गलत, और आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन पर जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए वी का पिता है लेकिन वी ए का पुत्र नहीं है, तो वी का संबंध जो है वी कौन है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ए बी का पिता है, यानी ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी ए का पुत्र नहीं है तो बी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लियर यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए
ये लड़का तो है नहीं, ये तो क्लियर है, पुत्र है नहीं, तो बी जो है इसका पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं तो पुत्री हो सकता है ना, पुत्र अगर नहीं है। लेकिन इसमें लिखा कि ए बी का पिता है, तो ए बी का अगर पिता है तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ए कौन है, लेकिन वी ए का पुत्र नहीं है, तो बी ए का पुत्र अगर नहीं है तो पुत्र नहीं तो पुत्री होगा, जाहिर सी बात है बी ए का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 5 + 3 28 होता है, ठीक है भैया, अच्छी बात है, 28 होता है। 6 + 2 48 होता है, तो 7 + 4 क्या होगा? अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा। 5 और +3 कितना होता है? 8 होता है, 8 हो गया। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा, तो 28 हो गया। देखिए जैसे कि 5 + 3 कितना हुआ? 8 हो गया। और जैसे कि 5 में से आप 3 घटाते हो तो कितना हुआ? 28 हो गया, तो 28 इस प्रकार से निकला। उसी प्रकार से 6 + 2 कितना हुआ? 8 हो गया भाई, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचा, 48 हो गया। उसी प्रकार से 7 + 4, 7 और 4 कितने होते हैं? 8 9 10 11, 11 हो गया भाई, ठीक है। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा, तो 311 निकल रहा है। लेकिन ऑप्शन में 11 है ही नहीं। 7 में से 4 गया, 311 ही हुआ। फिर से करते हैं। 5 3 है, 5 3 8 हो गया भाई। ट्रिक तो मैं वही लगा रहा हूँ, दोनों में ट्रिक वही है। 5 3 8 हो गया। 5 में से 3 गया, 2 बचा, ठीक है, 28 हो गया। 8 6 + 2 कितना हुआ? 8 हुआ। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 बचा, 48 हो गया। 7 + 4 कितना हुआ? 8 9 10 11, 11। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 1 2 3 4, 3, 311। 311 ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें साफ साफ दिख रहा है इसमें। वैसे 311 ही होना चाहिए। एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर देखिए, कथन सभी पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पशु पक्षी होते हैं। अब सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो निष्कर्ष में क्या दिया जा रहा है? आप ये पहले देखिए कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। निष्कर्ष में कुछ पशु उड़ सकते हैं, कुछ पशु उड़ सकते हैं। कुछ पशु कैसे उड़ सकते हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ पशु उड़ सकते हैं, सभी पशु उड़ सकते हैं, कुछ पशु उड़ सकते हैं। कुछ पशु ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन सभी पक्षी उड़ सकते हैं। कुछ पशु उड़ सकते हैं, तो यही निष्कर्ष हमें कुछ कुछ सही लग रहा है कि कुछ पशु जो हैं वो उड़ सकते हैं। ये वाला निष्कर्ष जो है, ये वाला कुछ हमें सही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब जैसे कि जेट को अगर जेट करते अगर आप होगा तो माइनस में 2 होगा, -2, तब जेड आएगा। इसके बाद जेड के बाद अगर वी करते, यहाँ पर भी -2 का अंतर हो रहा है। फिर इसके बाद वी है, वी -2 करते हो तो टी आएगा, ठीक है। टी -2 करते हो तो आर आएगा, तो आर कहाँ पर है? आर ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का, एक घड़ी में 3:15 बजे हो तो कोण कितना होगा? 3:15 अगर होता है तो कोण कितने का बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। 37.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तोता एक पक्षी है। तोता उड़ सकता है, सभी जानवर उड़ सकते हैं, तो तोता उड़ सकता है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है। अब निष्कर्ष में क्या है, केवल पहला सही है, दूसरा सही, तो निष्कर्ष जो पहला वाला है ये हमें कुछ कुछ सही लग रहा है, क्योंकि तोता उड़ सकता है, सभी जानवर उड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल लाल नहीं होते, सभी फूल लाल होते हैं। सभी फूल लाल कैसे होते हैं? कुछ फूल जो है वो लाल होते हैं, तो निष्कर्ष जो है हमें, जो पहले वाला जो निष्कर्ष है ये हमें कुछ कुछ सही लग रहा है। तो ये वाला जो निष्कर्ष है कि कुछ फूल लाल नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। सभी छात्रों को परीक्षा पास करनी चाहिए। यदि कोई छात्र परीक्षा पास नहीं करता तो वह छात्र नहीं कहलाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? परीक्षा पास करना आवश्यक है।
ये वाला जो निष्कर्ष है, दूसरा वाला निष्कर्ष, ये हमें कुछ कुछ सही लग रहा है, तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मैंने वो आपको नहीं कराए हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा उन क्वेश्चंस को हटा दिया गया था, इसलिए मैंने इसलिए लिया है और आंसर भी मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।